हमेशा देखती है जर्नलिस्ट की तरफ, न्यूज चैनल की तरफ, अखबारों की तरफ कि उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कत को, उनकी तकलीफ को ये लोग सॉल्व करें। अगर उनके घर में बरसात का पानी भर गया है तो बाल्टी मग लेकर एक रिपोर्टर जाए उसको बाहर निकाले। लेकिन जब वो जर्नलिस्ट धूप में, गर्मी में, बारिश में किसी खबर को रिपोर्ट कर रहा होता है, सोसाइटी के कितने लोग हैं उसकी टेक केयर करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कोई पहुंचता हो कि एक गिलास पानी पी लीजिए। मुद्दा है हमारी जनता का कि गाड़ी की आरसी बनती है और उसके बाद 2-3 साल बाद इन्वायरमेंटल या फिर गवर्नमेंट के रूल आते हैं और आ जाता है कि भाई दिल्ली में 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल पेट्रोल की। तो क्या सिर्फ पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है या दिल्ली वाले ही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ दिवाली, पराली, गाड़ियों का धुआं ही इसके लिए वजह है? क्या सिर्फ सर्दियों में ही ये पोल्यूशन होता है? हमारे देश में ऐसे शहरों को देखेंगे जहां पोल्यूशन नहीं है, वहां आप देखेंगे मोस्टली रोड साइड पे डस्ट नहीं है। हमारे यहाँ रोड नहीं है, डस्ट ही डस्ट है। आप स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के साथ आप आए थे, ईमानदार राजनीति की बात करने के लिए आए थे, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप उन सबसे बड़े गुनहगार हैं। सरकार ने एक आम आदमी को, एक सिंपल आदमी को रोक रखा है। मैं खरीदना चाहता हूँ 100 गज का प्लॉट, या तो मैं सेक्टर में खरीदूँ। बिल्डर सारी लैंड खरीदते जा रहे हैं। जो मैं 5 साल पहले सोचता था ये मैं खरीदूंगा, वो तो क्या कहते हैं M3M ने खरीद ली। उसके बाद वही जो मेरे को 10,000 रुपये गज में मिल रहा था, अब मेरे को 5.5 लाख रुपए गज का ऑफर हो रहा है। बहुत सारी अभी भी कॉलोनीज है जहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी देने से मना है, लेकिन खैर वहाँ पानी, बिजली, सीवरेज धीरे धीरे आना शुरू हो गया। लेकिन सरकार ये मानती है कि गलत तरीके से बनी हुई है, फिर क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, फिर चुनाव में उनको धीरे धीरे अप्रूव भी किया जाता है। बात ये कि उनको शुरुआत से ही क्यों नहीं रोक लिया जाता है? क्योंकि इसमें बड़ा पैसा शामिल है और इस बड़े पैसे में भागीदारी जो है ऊपर से नीचे तक सबकी है। अच्छा। हर किसी के पास वो माल जाता है। समीर चौधरी जी न्यूज़ पे आते थे पहले, है ना? तो मुझे लगता था ये तो इनके मालिक हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं और सही चल रहा है उसके कि ये तो अगर वैसे भी ये तो कभी चेंज नहीं है। फिर हमने देखा सुधीर जी बीच में गायब हो गए, अचानक ब्लैक एंड व्हाइट पे देखने लगे दूसरे चैनल पे। तो ये क्या मुद्दा था? सुधीर जी ने या तो कुछ इंटरनल उनके क्लैशेस हुए या कुछ हुआ, या क्या रीज़न है? इतना पर्टिकुलर मैं उनको सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये जो चेंज हुआ पूरा चैनल से दूसरे चैनल पे अचानक, और ये क्या था? पर्सनल एजेंडे को आप प्रोफेशन के साथ मिक्स करके, वो भी जर्नलिज्म में अगर फिर परोसेंगे तो आप समझिए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं जिनको के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। मास जर्नलिज्म कितने लोग कर रहे हैं, आम आदमी की बात कितने लोग कर रहे हैं? अगर जो कर भी रहे तो उसमें उसके पीछे भी एक एजेंडा लेकर चलते हैं। दिल्ली में बैठे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जो मीटिंग होती है वहाँ खबरें नहीं डिस्कस की जाती, वहाँ एजेंडा डिस्कस किया जाता है। रही बात ये कि कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर जो डेटा दिखाता है वो जो सरकार के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जा रहा है वो डेटा दिखाता है। लेकिन क्या सरकार सही डेटा दिखा दे रही है? ये भी एक सवाल है। और जो सवाल जिन लोगों ने उठाया, उस सवाल पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो वाजिब सवाल है। लेकिन फिर उसके लिए आपको ऑथेंटिक डेटा लेकर आना पड़ेगा। मैं वही दिखाऊंगा ना जो मुझे दिख रहा है। मैं अपनी तरफ से उसमें कोई एलिमेंट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो चीजें दिख रही है वही हम बताएंगे। नमस्कार, डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल पॉडकास्ट फॉर बिजनेस एंड पीपल। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो इस समाज का बहुत अहम हिस्सा है। न्यूज़ जो समाज को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। और ये शख्सियत ने एक और मुकाम हासिल किया है कि पहले जॉब करते थे रिपोर्टिंग में, और फिर अभी उन्होंने स्टार्टअप किया है और अपना एक न्यूज़ चैनल बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो कि करना भी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। बजाय एक नौकरी खाने के, मैं ऐसे ही कहता हूँ कि बजाय एक नौकरी खाने के क्यों ना 4 नौकरियाँ दी जाएं, तो समाज को बहुत कुछ हम दे सकते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर द्रोण्स गुरुकुल पॉडकास्ट पे मिस्टर राज वर्मा जी का, जो कि पहले रिपोर्टिंग लाइन में थे और अभी अपना न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो सर आप बताओ अपने बारे में, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आप आए, कैसे आपने स्टार्टअप किया और इस्टेब्लिश किया? जर्नी से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। जो आपने कहा कि न्यूज़ जो कि समाज को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, असल में न्यूज़ को लेकर
हमेशा से ये एक बहस रही है कि पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़। हम्म। न्यूज़ चैनल हमेशा नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी खबर नेगेटिव नहीं है। असल में उसके दो अलग अलग पहलू हैं। खबर का मकसद जो है और होना चाहिए वो ये है कि हम समाज की आंख को खोल सकें, सिस्टम को बता सकें कि उसके आसपास चल क्या रहा है, और मकसद यही रहा है। खैर समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रही है और ख़बरों में भी बहुत सारी चीज़ें बदली है। मुझे लगता है कि उस बारे में भी आपके काफ़ी तीखे सवाल होंगे और उनका भी जवाब हम देंगे। अब जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2002-2003 में। शुरुआत मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ मैं। Okay, हाँ, अच्छा। मतलब जैसे मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से वैसे मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। हाँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में कभी जाऊंगा। और लेकिन एक समय था जब मैं बेरोजगार था, तो कहीं से एक ऑफर आया कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए हमारे लिए। अच्छा। अब जिन्होंने ऑफर दिया उन्हें कहाँ से ये स्किल्स मेरे पता लगे मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन हमेशा से एक चीज़ रही है कि ना बोलना, मुझे लगता है कि ना नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे हाँ के साथ करें। तो हमने भी उन्हें हाँ बोल दी। अब फिर कहानी शुरू हुई कि अब ये डॉक्यूमेंट्री बनाए कहाँ से शुरू करें, कैसे बनाए और इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे। खैर एक कैमरा अरेंज किया हमने। मेरे एक स्कूल के फ्रेंड थे, उनको कहा कि तुम कैमरा ऑपरेट करो, मैं एज जर्नलिस्ट उसको डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार वाकया था मेरे लाइफ का। जो पहला टास्क मेरा जर्नलिज्म का था, हम लोग जब पहुँचे माँ शीतला माता मंदिर, हम पहुँचे कि हम पहले यहीं से एक डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं, हमारी शहर है, माता शीतला का आशीर्वाद भी मिलेगा। और मैंने अपने दोस्त को कहा कि कैमरा ऑन करो, शुरू करते हैं। तो उसका सवाल ये था कि कैमरा ऑन कैसे होता है। जबरदस्त। अब समस्या ये कि कैमरा ऑन तो मुझे आता था करना, तो हमने अपने रोल एक्सचेंज किए। तो अब मैं कैमरे के पीछे था, उसको कहा तुम सामने आ जाओ। सही। तो वहां भी उसने कहा कि नहीं। तो फिर अब ये हुआ कि हम सिर्फ शूट करते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको वॉइस ओवर के साथ एडिट करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। आंखों देखी के बारे में आप लोग जानते होंगे। 5 मिनट का बुलेटिन दूरदर्शन पर आता था, उसके साथ काम करने का मौका मिला। अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला। 2005 में एक अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई में क्राइम पेट्रोल के साथ। सीने विस्टा इसको प्रोड्यूस करता था तब। तो वहाँ मैंने इनका नेशनल ब्यूरो देखा। उन्हीं के साथ कुछ इनिशियल डिस्कवरी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उनकी रिसर्च। फिर आज तक के साथ आए। फिर हरियाणा में एक रीजनल चैनल शुरू हुआ, ETV हरियाणा हिमाचल। तो उसकी लॉन्च टीम का मैं हिस्सा रहा। और देन उसके 1 साल बाद इंडिया न्यूज़ में हम लोग करीब सारी टीम जो है वहाँ चले गए, और वहाँ करीब 8 साल मैं इंडिया न्यूज़ के साथ रहा। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि कुछ अपना करते हैं। तो उसी के साथ ये सोच थी कि करीब 23-24 साल की एक लंबी नौकरी के बाद कि चलता पहले भी रहता था कि कुछ अपना स्टार्टअप किया जाए। तो अब चूंकि डिजिटल का एक दौर है, ऐसा नहीं है कि टीवी पीछे छूट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ सिमट गया है आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें। बिल्कुल। तो क्यों ना फिर उसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से आया जाए। तो उसी सोच के साथ हमने रिपोर्टर जी को शुरू किया, जो कि एक हमें लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स के प्यार, उनकी मोहब्बत के साथ रिपोर्टर जी तेजी से ग्रो कर रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में रिपोर्टर जी को एक डिजिटल का 24 घंटे का न्यूज चैनल बनाए। तो आप ये बताइए, रिपोर्टर जी नाम आपने कैसे लिया? बिकॉज कुछ लोग आपको रिपोर्टर जी बोलते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। वैसे इस नाम के पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब मेरा जो कैरियर रहा है बतौर रिपोर्टर वो बहुत लंबा रहा है। मैंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा में एज इनपुट एडिटर मैंने हेड किया। मतलब एक रिपोर्टर से, फील्ड रिपोर्टर से मैं हेड ऑफिस तक पहुंचा। लेकिन मेरी जो 23-24 साल की जर्नी थी उसमें एक बड़ा हिस्सा बतौर रिपोर्टर था। अच्छा। तो मुझे लगा कि हम जब अपना स्टार्टअप करें, क्योंकि सम्मान हमेशा जो है संपादक या बड़े सीनियर जो लोग होते हैं पोजीशन में, उनके साथ जी के साथ लगता है। रिपोर्टर के साथ अक्सर लोग जी नहीं लगाते। तो मैं कहा हम ही जी लगाते हैं। तो वहीं से आया कि नहीं, हमें रिपोर्टर जी के नाम से इसे शुरू करना चाहिए। सही है। तो अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा जो बहुत ही अलग है। जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक देखा है, तो ऐसा कहते हैं कि ये जो न्यूज़ चैनल बिजनेस है,
ये कैश ऑपरेटेड बिजनेस है। बिकॉज कोई चैनल किसी एक पार्टी की बात कर रहा है, एनडीटीवी की बात करें तो कांग्रेस की बात करता है, जी टीवी की बात करें, जी न्यूज़ की बात करें तो वो बीजेपी की बात करते हैं। तो क्या ये पॉलिटिशियन के हाथों बिके हुए हैं या पॉलिटिशियन ही ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं, मैंने कहीं सुना था कि अगर शहर जलाना है तो अखबार बनाओ। तो ये क्या चक्कर है? मतलब कैश आता है अच्छा खासा, आपको भी आता रहेगा? असल में देखिए, हर बिजनेस के अपने अपने सीक्रेट्स हैं। अच्छा। वैसे तो पत्रकारिता का शुरू होने का मकसद यही था, जब शुरुआत में जिस दौर में जब शुरू हुई थी, कि सरकार की जो लोगों को दबाने कुचलने की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज बने वो। तो लेकिन अब समय के साथ चीजें बदली। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जो बड़ी बड़ी चैनल्स जो चला रहे हैं, जो बड़े परिवार है, ये चीजें वहां तक सीमित है। मैं बतौर जर्नलिस्ट अभी इस पे कमेंट करते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, लेकिन खैर ये भी बात करेंगे कि कैश फ्लो है या नहीं है। वो सभी बिजनेस के अपने अपने तरीके हैं काम करने के। लेकिन अर्निंग का सोर्स क्या है किसी भी न्यूज चैनल को चलाने का? एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप्स और जो इवेंट्स वो करते हैं। Exactly. यहां से पैसा आता है। लेकिन क्या ये पैसा काफी है किसी भी चैनल को चलाने के लिए? सोसाइटी हमेशा देखती है जर्नलिस्ट की तरफ, न्यूज चैनल की तरफ, अखबारों की तरफ, कि उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कत को, उनकी तकलीफ को ये लोग सॉल्व करें। अगर उनके घर में बरसात का पानी भर गया है तो बाल्टी मग लेकर एक रिपोर्टर जाए और उसको बाहर निकाले। नहीं, पर एटलीस्ट खबर तो छापे और प्रेशर दे मैं आपको मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लोगों की सोच क्या है। लेकिन जब वो जर्नलिस्ट धूप में, गर्मी में, बारिश में किसी खबर को रिपोर्ट कर रहा होता है, सोसाइटी के कितने लोग हैं उसकी टेक केयर करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कोई पहुंचता हो कि एक गिलास पानी पी लीजिए। सही बात है। या कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं या कितने जर्नलिस्ट की फैमिली है जिसके लिए किसी स्कूल ने ये ऑफर दिया हो कि भी आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाइए, हम आपके लिए इतने % डिस्काउंट दे देंगे फीस में। या कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको, कि आप आइए, आपके परिवार को कोई सदस्य आता है तो हम आपके बिल में ये डिस्काउंट देंगे। यहाँ सोसाइटी को भी सोचना होगा। सिर्फ सोसाइटी एक तरफ बैठ के ये सोचे कि भगत सिंह तो ये सारे जर्नलिस्ट ही मीडिया हाउस बने, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर कोई आंच ना है। तो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ करना होगा। आप समझिए कि जो ग्राउंड पर जर्नलिस्ट हैं, बहुत कम प्रतिशत हैं जिनकी अच्छी सैलरी है, जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं मीडिया लाइन में आके। मैं खैर जो लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत कम चैनल हैं जो कि बड़े चैनल के तौर पर, गिने चुने चैनल हैं, गिने चुने चैनल जहाँ पे स्केल अच्छा है, सैलरीज अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो गांव देहात में जो खबरें भेज रहा है, बड़े चैनल्स के लिए भेज रहा है, आपको यकीन नहीं होगा अधिकांश चैनल उनको 1 रुपया नहीं देते हैं। अच्छा। मुश्किल से किसी भी अखबार या न्यूज चैनल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बतौर फील्ड रिपोर्टर या ऑफिस में खैर वहाँ सैलरीज मिलती है, लेकिन वहाँ भी सैलरीज 10,000 रुपये से लेकर से शुरू होती है और सालों साल इसी सैलरी पे लोग काम कर रहे होते हैं। और जो गांव देहात से जो खबर भेज रहा है उसको या तो बहुत मामूली सा पैसा दिया जाता है या बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाता। तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिबेट करने के लिए बातें हैं। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने हुए दिल्ली नोएडा में बैठे हुए हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, सोसाइटी में बदलाव की बातें करते हैं। एक तरफ जो कोई कहता है कि सिस्टम में, मीडिया में ये सारे गोदी मीडिया हो गए, दूसरी तरफ कांग्रेस के भाईचारे वाले मीडिया को बताते हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने अपनी ही सोसाइटी के जो दबे कुचले पत्रकार हैं उनके लिए कभी सोचा? नहीं, इन्होंने सोचा। हाउसेस हैं वो रिपोर्टर्स को तो पैसा नहीं सिर्फ देते, खून चूसते हैं। अच्छा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी ये बड़े जो दिग्गज रिपोर्टर्स हैं, अब रवीश जी का नाम ले लीजिए, हमारे आइडियल रहे हैं, सुधीर चौधरी का नाम ले लीजिए, किसी के भी नाम ले लीजिए। रवीश जी का मैं खासतौर से कहूँगा, हमने भी उनको देखकर पत्रकारिता सीखी है, की है,
लेकिन क्या उन्होंने कभी भी, क्योंकि एक लंबे समय तक रहे, क्या वो नहीं जानते थे कि जिसे फील्ड में जो दूर दराज गांव में या इवन शहरों में भी रहने वाले, उनको चैनल कुछ भी नहीं देता है या देने के नाम पे बहुत छोटा सा पैसा देगा उसको। कभी उनके बारे में उन्होंने सोचा, उनकी आवाज उठाई? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी छिपी हुई है, चल रही है। फील्ड में भागता दौड़ता पत्रकार जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर खबरें पहुंचाता है, कोशिश करता है कि कुछ बदलाव हो। मैं अभी भी ये मानता हूं, कितनी आप बुराई कर लीजिए मीडिया इंडस्ट्री की, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले 100% कर रहे थे, तो आज मैं ये मानता हूं कि अगर 50% भी कर रहे हैं सोसाइटी की आवाज को उठाने का काम, तो कुछ ना कुछ बदलाव के लिए तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। सही बात है। तो बिल्कुल भी आप इस तरह से मीडिया इंडस्ट्री को एकदम से ब्लेम करना शुरू कर दें, उसके लिए आप उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर दें, आप ये कहें कि नहीं ये तो मोदी के पास बिक गया है, कोई किसी तरह का ब्लेम लगा, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चीजें हो रही है, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, फिर कहीं ना कहीं। ओवरऑल समरी ये है कि भाई पैसा तो चाहिए, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि पैसा तो चाहिए, और इसीलिए हर बिजनेस के काले सफ़ेद होते हैं, तो काला सफ़ेद तो होता है, ठीक है। ये तो खैर जो बिजनेस चला रहे हैं वो बताएंगे, हमने तो अभी शुरू किया है, ना तो अभी काला आ रहा है ना सफ़ेद आ रहा है। अच्छा। जब आएगा जब ज़रूर बताएंगे। सही है, सही है, सही है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं मीडिया लाइन में, तो और ऐसी क्या पॉइंट है जिससे कि आपने ये डिसीजन लिया कि अभी जैसे आप बोल रहे थे कि जो ऑनर हैं या बड़ी फैमिलीज हैं वो रिपोर्टर को नहीं देते, तो आप क्या बदलाव ला रहे हैं? आप रिपोर्टर को अपने कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, अभी खैर बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी सी इनिशियल सी शुरुआत है अभी तो। खैर आगे का विजन ज़रूर है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं अभी लास्ट जिस कंपनी के साथ था, और जो हमारे कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने खैर हमेशा सुनी जो फील्ड में रिपोर्टर्स है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि हमारे में से ही कोई जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने फाइनल डिसीजन लेना है, वहाँ तक बात तो पहुँचाए। जब मैं बतौर इनपुट एडिटर गया, क्योंकि इनपुट एडिटर की जिम्मेदारी होती है जो फील्ड में रिपोर्टर है वो उनसे रिपोर्टिंग लेते हैं, तो वो बेसिकली सारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो भी खबरें आएंगी वो सब उनके थ्रू जाती है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं फील्ड से आया था तो मुझे ये परेशानी पता थी, तो मैंने बात की अपने चैनल में टॉप मैनेजमेंट में, और उन्होंने बात सुनी। और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स थे, सभी को एक इनिशियल अमाउंट फिक्स किया गया कि कम से कम एक अमाउंट हर महीने उनके पास जाए। तो ये कोशिश तो करने से आएगी। हम सीधे सीधे मालिकों को भी ब्लेम करें, ये ठीक नहीं है। नहीं कर सकते। कम से कम वो बात एक बार पहुंचे तो मुझे लगता है कि शायद जो टॉप मैनेजमेंट है वहां तक वो बात पहुंचती ही नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने पहुंचाई तो बात मानी गई, और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। ऐसा नहीं था कि, और ऐसा नहीं था कि वो चैनल नया शुरू हुआ है, 13-14 साल से चल रहा है। अगर वो बीच बीच में अगर उसमें इस तरह की चीजें हो भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कर रहे हैं और इमीडिएट उस पर उन्होंने रिएक्ट किया कि हाँ ठीक है, ये सही बात है, हमें करना चाहिए, तो इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी फिर कहीं ना कहीं जो टीम लीडर्स हैं उनकी बनती है। मैं तो कहता था, मेरे को नौकरी में पैसे कम लगते थे, मैं तो लिख के कहता था, एक पेपर लिखता था 4-5 लाइनें, एंड आई एम रिजाइनिंग, दैट्स इट। कहीं पे और ले लेते थे। तो इससे बेहतर है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए कि बजाय आपको एम्प्लॉय आपका एक पेपर दे, उससे पहले आप समझ लो कि क्या करना है। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में एक और दिक्कत है द्रोण साहब की, पेपर देने के बाद जाएंगे कहाँ? ऑप्शंस तो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन अब क्या डिजिटल का दौर आने से जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जैसे हम लोगों ने भी शुरू किया, अगर मुझे सैटेलाइट चैनल शुरू करना हो या मुझे न्यूज़ पेपर शुरू करना हो, तो मैं वो सपना हकीकत होते हुए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन डिजिटल का ये दौर आने से अब आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा आप शुरुआत में स्टाफ रखें, आप बहुत बहुत छोटी टीम के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप बड़े बनते जाएं, अपनी टीम को भी उसी तरह से बढ़ाते जाएं। तो अब पॉइंट है, एक क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से। दिल्ली इलेक्शन हो रहे हैं, और दिल्ली हमेशा कंट्रोवर्शियल पॉइंट में रहा है, बिकॉज सेंटर में रहता है।
और पिछले 3-4 इलेक्शन से अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। उसके खिलाफ बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, कभी बंगला दिखा रहे हैं उनका, कभी शराब की नीति पे जो इशू आया वो सब आ रहे हैं। पर इसके अलावा एक मुद्दा है हमारी जनता का कि गाड़ी की आरसी बनती है, 15 साल की देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना, और उसके बाद 2-3 साल बाद इन्वायरमेंटल या फिर गवर्नमेंट के रूल आते हैं और आ जाता है कि भाई दिल्ली में 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल पेट्रोल की। तो क्या सिर्फ पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है या दिल्ली वाले ही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि जिस बेचारे ने कैसे तैसे करके 20 लाख की गाड़ी ली, 28% जीएसटी दिया, रोड टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद फिर गवर्नमेंट बोलती जी ये गाड़ी नहीं चलेगी। कभी लेके इवन और ऑड लेके आ गए तो मतलब वो दूसरी गाड़ी खरीदे या पड़ोसी से हाथ पैर जोड़े कि भाई मेरे को भी ले चलो। तो इससे तो जो नॉर्मल जनता है, गरीब जनता है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस पे क्या गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? या तो उनको वो गाड़ी अलाउ करने चाहिए, सिंपल बात है, आरसी दी गवर्नमेंट का ही एक पेपर है तो वो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि करंट सरकार को या फ्यूचर सरकार को क्या इस पे कुछ लाना चाहिए? और आपके क्या विचार हैं? जो पॉल्यूशन इतना चल रहा है वो उसके बिहाफ पे सिर्फ जिम्मेदार गाड़ियाँ हैं क्या? देखो ड्रोन साहब जी, ये शुरू हुआ ना पोल्यूशन की कहानी, मतलब आज से 4-5 साल पहले, तो एकदम से अचानक से हुआ। सर्दियाँ जैसे ही शुरू हुई, देखा लोगों ने बाहर निकल के कि चलो वो धुंध दिखाई देगी जिसमें हल्की सी ठंडक की जो मिठास है उसको फील करेंगे, लेकिन देखा कि यार ये तो अचानक से धुआं दिख रहा है और एकदम से हड़कंप मचा, क्योंकि वो एकदम जब शुरुआत हुई थी नया था सबके लिए और समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है भाई साहब, ये स्थिति क्या बन गई, कहाँ ऐसी आग लग गई जिसका धुआं ही धुआं पूरे दिल्ली एनसीआर में हो गया। फिर साल बीते, फिर साल बीते, फिर साल बीते, और ये साल बीतते जा रहे हैं। Exactly. लेकिन इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या वजह है, इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश की? क्या सिर्फ दिवाली, पराली, गाड़ियों का धुआं ही इसके लिए वजह है? Exactly. कुछ और क्या reason है? सिर्फ सर्दियों में ही ये पोल्यूशन होता है? कहानी सिर्फ इतनी भर है कि जैसे ही पोल्यूशन शुरू हुआ ऑड इवन लगा दो, BS4 दूसरी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा दो, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दो, सारे डेवलपमेंट के काम रोक दो। Exactly. मतलब एक तरह से स्कूलों में बच्चों को जाना रोक दो। यार ये अजीब सा मजाक नहीं है? Because स्कूल finally में तो बच्चों को जाने से रोकने से पोल्यूशन कैसे कम होगा, या उनको आप पोल्यूशन से कैसे बचा लेंगे? वो तो घर में भी पोल्यूशन है। मतलब या तो मेरा जो घर है वो एकदम से, वहाँ मैंने जंगल लगाया हुआ और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल तो इतना शानदार है, पूछे मेरा बच्चा वहाँ से बाहर निकलेगा तो एकदम से जहरीली हवा उसके अंदर आएगी। अरे भाई, आपके वो जो घर है आपका वो भी उसी शहर में है। Exactly. जिस शहर में पोल्यूशन की मार है, तो स्कूल बंद कर देने से कैसे बच्चा पोल्यूशन से बचेगा? कुल मिला के कहानी ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकारें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि देखिए भाई साहब पॉल्यूशन हुआ और हमने कितने क्रांतिकारी बदलाव कर दिए। मर कौन रहा है? आम आदमी, गरीब आदमी। Exactly. वो जो मजदूरी करने वाला आदमी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स को रोक देंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में 1-2 नहीं चल रही है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है BS4 गाड़ियाँ और वो सब था, ग्रैब 4 लगाया, तो कि भी इसको हटाने से पहले हमसे बात कीजिए। खैर चलो, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बात पर ध्यान दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कहने की कोशिश की या कहे? मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे बात करे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे चुने हुए सांसद MLA हैं, सरकार है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाए ना। Exactly. कि इनकी 6 महीने की तनख्वाहें रोक दो और वो एक ब्लूप्रिंट दो कि अब अगले साल आप इस पोल्यूशन को नहीं आने देंगे। क्योंकि जैसे ही हवा का रुख बदलता है, तेज हवा चलती है, धूप निकलती है, वैसे ही वो पोल्यूशन गायब हो जाता है। Exactly. क्योंकि सर्दियों में एयर के अंदर नमी आ जाती है। और जो सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे समझ में आता है, हो सकता है जो टेक्निकल लोग होंगे वो ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों के मुकाबले देखेंगे या हमारे देश में ऐसे शहरों को देखेंगे जहाँ पोल्यूशन नहीं है, वहाँ आप देखेंगे मोस्टली रोड साइड पे डस्ट नहीं है। हमारे यहाँ रोड नहीं है, डस्ट ही डस्ट है। डस्ट ही डस्ट है। और यही डस्ट जब बार बार गाड़ियों के पहियों के नीचे आती है, वो इतनी महीन होकर हवा में मिल जाती है, घुल जाती है कि जब वो हवा के अंदर नमी आती है तो वो ब्लॉक करेगी उसको, और उसी में फिर आपके गाड़ियों का
धुआं, बाकी सब चीज़ें भी हो जाती है। अब कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर भी एनजीटी ने काफ़ी रूल्स बनाए हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कौन सा रूल फॉलो किया जाता है? साल भर वो रूल नहीं होता है फॉलो, तो वहाँ छूट दे दी जाती है बिल्डर्स को। तो इसके लिए तो बैठकर हमारी सोसाइटी को, यानी कि हमें और आपको भी, हमारे शासन को, सरकार है, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बैठ के गंभीरता से सोचना होगा कि इस पोल्यूशन से फाइनली अब हमें निजात पानी है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली इलेक्शन का ये मेन मुद्दा हो सकता है? क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत चल रहा है, पराली बहुत चलती रहती है। पहले बोलते थे जी पराली पंजाब से आती है, वहाँ से धुआं आता है, वहाँ जलता है। फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बना ली तो पराली का धुआं आना बंद हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर कि मोदी सरकार क्या ऐसा कर सकती थोड़ा बहुत? क्या आपको किस पे ज़्यादा विश्वास है, या मीडिया लाइन को? आप तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल से कनेक्ट भी रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या सरकार बदलाव, अगर सरकार बदलती है तो क्या इस पे कुछ हो सकता है, या कोई ऐसी पार्टी है जो इसमें कुछ कर सकती है? देखिए, ये तो अजीब सी बात है कि भाई कौन सी पार्टी कर सकती है। कर सभी कर सकते हैं। हाँ, करने की इच्छा किसकी है? करने की इच्छा किसकी? हाँ, ठीक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब आई थी, हाँ, तो सोच क्या थी, क्या कुछ विचारधारा थी? यही थी कि भी हम बंगले नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ी सैलरी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लोगों के लिए अच्छा 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 सब करेंगे। ठीक है। अब लेकिन चीज़ें सब कुछ उलट हो गई, चेंज होती जा रही। हिंदुस्तान की राजनीति को आप समझिए कि हिंदुस्तान की राजनीति बगैर पैसे के नहीं चल सकती है। पहले क्वेश्चन का आंसर अब मेरा पास आ गया। ठीक है। है ना? सही है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं, बड़ा पैसा चाहिए। बड़ा पैसा मतलब कितने जीरो लगते रहेंगे? अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खातों को एक बार आप खंगाले, इनको जितना पैसा आ जाए कम है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव जीतने हैं। तो आम आदमी पार्टी आई तो अब इनको भी लगा कि यार अब पैसा तो हमें भी चाहिए। अब कैसे आएगा? लोगों को तो बोल दिया। सही बात है। ठीक है। तो सारे के सारे काम सभी लोग कर रहे हैं। अब फिर ये हुआ कि यार शराब घोटाले में कितना घोटाला किया होगा? 100, 200, 300 करोड़ रुपए का घोटाला। अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए घोटाला कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। घोटाला तो बड़ा होगा। एक नेता हजारों करोड़ का घोटाला कर देते हैं दूसरी पार्टी के, उनको कुछ नहीं होता है, इन बेचारों को अंदर डाल दिया। अच्छा। लेकिन सवाल ये था कि भाई एक पुलिस वाला अगर कोई रूल तोड़ता है तो आम आदमी के मुकाबले वो ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए होगा कि भाई आप स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के साथ आप आए थे, ईमानदार राजनीति की बात करने के लिए आए थे। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप उन सबसे बड़े गुनाहगार हैं। तो ये सवाल इसलिए भी है। रही बात दूध का धुला हुआ, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। बीजेपी क्या है, मैं तो सर जैसे ही इस कुर्सी पे बैठता हूँ ना, सब भूल जाते हैं, जानकारी भूल जाता हूँ। अपने विचार, अपने पॉइंट सब चीजें हैं सारी। यहाँ हमारे अंदर नसों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से घुल चुका है और इसको निकालने में कई दशक लग जाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो 2 कदम आप बगैर भ्रष्टाचार के चल ही नहीं सकते, काम नहीं होते हैं आपके। हाँ? बाकी खैर ठीक है कि जो बदलाव की बात आपने कही कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, अब बदलाव तो फिलहाल अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि उन्हें करना है या नहीं करना है। क्या पॉल्यूशन मुद्दा उनके लिए है या नहीं है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि 2013 से लगातार जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। 2 साल कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाई, उसके बाद 2 टर्म्स में अपने खुद के बूते पर है। 67 आए थे एक बार और लास्ट 62 सीट आई थी। तो ये नंबर बहुत बड़ा है अपने आप में। लेकिन इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाला है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी इस बार लग रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद कि वो दिल्ली को जीत सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो ये आम आदमी पार्टी की भविष्य की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक होगा। यानी कि आप समझिए डब्बा बंद होने की स्थिति बन हो सकती है। आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में अगर हारती है तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आप ऊपर की तरफ चढ़ना जो आपने शुरू किया था, एक तो आप वहीं रुक जाएंगे और कहीं ना कहीं आप ढलान से फिर नीचे की तरफ खिसकते हुए दिखेंगे। ये तो फिर आपके ऊपर है कि गिरकर आप कितनी जल्दी उठते हैं। तो दिल्ली इलेक्शन में सरकार में बदलाव एक नए युग की शुरुआत भी कर सकता है, और अगर बदलाव नहीं हुआ है तो फिर वैसे ही जीना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको किस्सा बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैं जा रहा था अपनी गाड़ी से,
तो ये गाड़ी गुड़गांव में चल रही है, वैसे ही धुआं है। थोड़ी जैसे ही दिल्ली में घुसने वाले थे, किसी ने गाड़ी में ऐसे करके नॉक किया, बोलता है पेट्रोल है डीजल है। तो मैंने बोला जी पेट्रोल है, तो कहते जी डन है। मतलब वो लाइन क्रॉस करते ही मेरी गाड़ी इनवैलिड। तो ये वाला पॉइंट जो आया ना, ये बहुत सारे लोगों का भी पॉइंट है और मेरा भी पॉइंट था। मैं तो रियल नहीं, यहाँ तो आप शुक्रिया करें गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का कि वो कहीं रास्ते में आपको मिले नहीं। हाँ। असल में नियम ये यहाँ पर भी था। अच्छा। तो वो जो टक टक जो है हाँ। अगर यहाँ भी कोई होता रास्ते में, जिस रास्ते से गुजरे, या तो हो सकता है कोई नाका नहीं होगा, तो जरूर यहाँ भी आपको कोई टक टक करके पूछ लेते कि ये पेट्रोल है या डीजल है और कितने साल हो गए इसको। ये वाला पॉइंट सीरियसली बहुत पॉइंट में नहीं, ये अपने आप में एक तकलीफ है, क्योंकि अब गाड़ी, एक जर्नलिस्ट आदमी है, ठीक है, आप जो बात कर रहे थे कि 20 लाख रुपए की गाड़ी, यहाँ तो 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। अब आपने लगा दिया ग्रैब 4, ठीक है, अब नियम है वो तो सबको पालना करनी चाहिए, लेकिन हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है हमारे पूरे सिस्टम से कि भाई आप, ये अचानक से आई हुई प्रॉब्लम, कोविड आया था, अचानक से आया, किसी के हाथ में नहीं था, समझ में आता है। यहाँ पर अफरा तफरी होगी, अचानक से आप कुछ नए रूल्स सर के ऊपर डाल देंगे, वो समझ में आ रही है कि आप चीज़ों को किस तरह से, जो मुसीबत है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो सालों से होती आ रही है ना अब तो। एग्जैक्टली। यानी कि अब तो आप एकदम गूंगे बहरे अंधे होकर बैठ गए हैं कि भाड़ में जाए जो होना है, जैसे ही होना शुरू करेगा इन्हीं को और परेशान करो। अरे एक तो मैं पहले से ही इस पोल्यूशन से परेशान हूँ, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी गाड़ी जो कि एकदम ठीक है, पोल्यूशन नहीं फैला रही है, और आपके ही मैंने ऑथोराइज जहाँ से पोल्यूशन कराना है वो वहाँ से मैंने पोल्यूशन करा के मैं सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा हूँ। फिर उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है भाई? फायदा क्या है? आप एक तरफ तो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं कि आपकी गाड़ी फिट है या नहीं, फिर आप ये कहते नहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर उनको बंद करो। मतलब अजीब सी स्थिति है, हर तरफ से परेशान करने का ठेका जो है ना, वो सारा का सारा आम आदमी के सर पे डाल रखा। आम आदमी पार्टी नहीं, आप और मैं। इसीलिए मैं कहता हूँ नॉर्मल जनता या हमारी जनता, बिकॉज आम आदमी पार्टी यूज़ करते ही ऐसा लगता है उधर चला जाता है। तो आप अपनी आइडियोलॉजी से, आपका क्या, आप गोदी मीडिया हैं या आप आम आदमी पार्टी मीडिया हैं? देखिए, समझ में नहीं आया आज तक मुझे कि ये गोदी मीडिया होती क्या है। अच्छा। अब लोग कहते हैं कि नहीं मोदी और इनके साथ आप लोग इनके बारे में अच्छा बोलते हैं, कहीं ना कहीं माल आ रहा होगा आपके पास। अच्छा। तो मैंने उनको ऑफर दिया कि भाई साहब मेरे पास तो आ तो नहीं रहा है, आप दिलवा सकते हैं तो आप बताइए, आपको कमीशन भी दे देंगे। अच्छा। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हाँ, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मैं ये मानता हूँ जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। अच्छा। अब यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया गया जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई कि भी, क्योंकि वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर अगर देश के बारे में भी कुछ सोशल मीडिया पे या कहीं कुछ कहे तो एकदम से, खासतौर से आप जर्नलिस्ट है तो आपको तो गोदी मीडिया बना दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के साइड में बैठे लोग जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, वो कौन सी मीडिया है? वो किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? सही बात है, वो भी तो कहीं ना कहीं बैठे हैं। बैठे तो है। मैं हमेशा एक बात कही है, जहां भी मेरी डिस्कशन हुआ है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर क्या 100 की 100 बुराइयां हैं? 1, 2, 3, 4 कुछ अच्छाई भी होंगी, लेकिन जो कांग्रेस की साइड बैठे हैं उनको एक भी अच्छाई क्यों नहीं दिखती है? सही है, दिखनी चाहिए। हाँ। दूसरी तरफ वालों से भी मैं यही पूछता हूं कि भाई राहुल गांधी के अंदर क्या 100 की 100 बुराई हैं? उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 कुछ तो अच्छाई होगी। सही है। तो आप कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एजेंडा, वो जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है कि वो एक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, तो एजेंडा तो दूसरे लोग भी लेकर चल रहे हैं। सही है। और मुझे लग रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो उस एजेंडे के साथ साथ में वो राष्ट्र विरोधी एजेंडे को भी हवा दे देते हैं। एग्जैक्टली। देश के बारे में इस तरह की चीजें कह दी जाती है जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरा असर जाता है। अब जैसे मेरा पॉइंट है कि चलिए, हम तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, हम बोल रहे हैं मोदी हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश जब किसी एक इंसान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। आज की डेट में इंडिया से सब कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं अब्रॉड में भी मैंने जॉब किया है। आप ये समझिए कि जब मैं पहले अब्रॉड जाता था तो जो रिस्पेक्ट थी इंडियन की, मैं एक जनरल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो आज रिस्पेक्ट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है।
तो इंटरनेशनल लेवल पे जब इतने रिकॉग्निशन हैं तो फिर राहुल गांधी जी या फिर जो दूसरी मीडिया है सब एक होके इन्होंने इंडियन गठबंधन बनाया और सारे अगेंस्ट हुए, फिर सारे अलग हो गए। तो अगर आपको ये मौका मिलता है अपनी राय देने का या आप किसी गेस्ट को बुलाते हो इंटरव्यू देने का, तो इन सारी पार्टियों में से अगर मैं ये नहीं कह रहा कौन सी खराब है, मैं पूछ रहा हूँ सबसे बेस्ट पार्टी जो 5% 10% काम कर सकती है या जिसका विज़न है आगे, तो आप वो किसको मानते हैं? नहीं देखिए, यहाँ तो फिर वही होगा कि आप फिर किसी एक साइड बात कर रहे हैं। अच्छा, जो न्यूज़ चल रही हैं उसके हिसाब से नहीं, मेरा ये मानना है कि जो काम अच्छे, देखिए जो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में कि सारे के सारी खामियों के साथ नहीं है दोनों, लेकिन दोनों तरफ के लोगों को खामियां ही दिखती है, ठीक है, एक दूसरे की। लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि चला तो यही नेता रहे हैं, कुछ ना कुछ शहर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खामियां और कमियां भी रह रही हैं, और ये दोनों तरफ से। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो काम कर रही है उसके साइड से हो सकता है खामियां ज्यादा हो, एक जो कर रहा है उसकी साइड से कुछ कम हो। शिकायतें तो देखिए अभी दोनों तरफ से ही है। सही बात है। तो अब आप ये बताइए, जो ये चल रहा है अभी आज के डेट में, लॉरेंस बिश्नोई का जो इशू है, सलमान खान का इशू है, बहुत सारी जो चेंजेस आ रहे हैं। कल हमने सुना सेक्टर 29 में एक देसी बम भी फट गया, उधर से आया, सारा न्यूज़ में ही हम सुन रहे हैं। इस पे क्या मतलब क्या अपडेट है? क्या ये दो विचारों की लड़ाई है या क्या इशू है? ये गैंगस्टर का कहाँ विचार, कहाँ आचार। हाँ अच्छा। उसका तो एक ही मकसद है, अपराधी की कोई विचारधारा नहीं होती है। देश में अंग्रेज नहीं है कि यहाँ क्रांति की जा रही हो। सही है। अब अगर वो देसी बम फोड़ा गया वहां पर, उसके बाद रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को चला रहा है बाहर से, उसने कहा है, उसने जिम्मेदारी ले ली, उसने कहा है कि ये क्लब वाले मोटा पैसा कमा रहे हैं, टैक्स चूस जाते हैं। अब देखिए क्रांति देखिए अगले की। हाँ। एक अपराधी ज्ञान की बातें क्या कर रहा है कि सरकार का टैक्स ये खा जाते हैं। अच्छा, अब इन्हें हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एक अलग से टैक्स। रही बात लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान वाली, वो हम सभी जानते हैं, वो काला हिरन वाला और जो सेंटिमेंट्स हैं बिश्नोई समाज के, देखिए वो पशुओं के लिए है। हाँ। और काला हिरन को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो वही सेंटिमेंट्स हैं, उन्हीं सेंटिमेंट्स के चलते कभी लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कहा था, और वो बीच बीच में कभी हमले कराता है, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन खैर अगर वो कितना सही है कितना गलत है वो तो खैर कोर्ट ने तय कर ही दिया था, इसमें उसमें टिप्पणी करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये भी कोई हल नहीं हुआ कि अब फिर आप एक आदमी को मारने के लिए चल पड़े, फिर वो चाहे सलमान खान हो या आम आदमी हो। तो अभी एक जो मुद्दा, मैं गुड़गांव में खुद रहता हूँ, तो मुझे लगता है, मैंने सोचा घर ले लूँ, बट इतनी गर्म प्रॉपर्टी है ना, हाथ नहीं लगा सकते, इतना महंगा है। 100 करोड़ के फ्लैट गुड़गांव में बिक रहे हैं। अभी एक नॉर्मल आदमी को अगर फ्लैट लेना है 3-4 करोड़, मतलब अगर मैं बोलूँ ना 3-4 करोड़, अरे इतना अकाउंट में पैसा तो जीवन में नहीं देखा, 50 साल का बंदा हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती महंगी की गई है। अब जैसे मेरा गुड़गांव में मुद्दा है प्रॉपर्टी क्यों महंगी, उसका एक रीज़न है, गवर्नमेंट ने सारी रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं, ठीक है ना। कोई भी बंदा 100 गज का प्लॉट लेना चाहे नहीं ले सकता, उसको 1200 गज तक जाना पड़ेगा, ठीक है, रहता होगा। मतलब ये है कि बिल्डर ज़मीन खरीद लेता है प्रोजेक्ट के साथ, और वो 10,000 रुपये वाली ज़मीन को फिर वो 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए गज में डेवलप करके लेता है। सरकार ने एक आम आदमी को, एक सिंपल आदमी को रोक रखा है। मैं खरीदना चाहता हूँ 100 गज का प्लॉट, या तो मैं सेक्टर में खरीदूँ जहाँ पे पहले ही एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है, जो कॉलोनी है उनमें खरीदूँ तो खरीद नहीं सकता, बिल्डर सारी लैंड खरीदते जा रहे हैं। जो मैं 5 साल पहले सोचता था ये मैं खरीदूंगा, वो तो क्या कहते हैं M3M ने खरीद ली। उसके बाद वही जो मेरे को 10,000 रुपये गज में मिल रहा था, अब मेरे को 5.5 लाख रुपए गज का ऑफर हो रहा है। तो सरकार ने खुद ही पैसे बढ़ा रखे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है कि भाई क्यों ऐसा है? एटलीस्ट रजिस्ट्री ओपन कर दो ना, जिसको जहाँ मिल रही है वो ले लेगा। नहीं, वो जो आप रजिस्ट्री वाली बात कर रहे हैं द्रोण साहब, वो बेसिकली जो अनअप्रूव्ड एरिया है, मतलब जहाँ पर अभी किसी भी तरह की बसावट के लिए सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मंजूरी नहीं है, वहाँ पर बैन है।
और ये जो कॉलोनीज काटते हैं, जो ये भूमाफिया जिनको हम कहते हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का चंक जो है वो ले लेते हैं जहाँ पर कोई अब डेवलपमेंट नहीं आ सकती है, और वहाँ पर प्लॉट काट देते हैं। फिर वहाँ पर एक नई जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब अगर आप इसको थोड़ा समझें, गुरुग्राम शहर में ही ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज हैं, और उनमें से बहुत सारी कॉलोनीज अब खैर अप्रूव हो गई है, रेगुलराइज कर दिया है उनको, लेकिन बहुत सारी अभी भी कॉलोनीज है जहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी देने से मना है। लेकिन खैर वहाँ पानी, बिजली, सीवरेज धीरे धीरे आना शुरू हो गया। लेकिन सरकार ये मानती है कि गलत तरीके से बनी हुई है। फिर क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, फिर चुनाव में उनको धीरे धीरे अप्रूव भी किया जाता है। बात ये कि उनको शुरुआत से ही क्यों नहीं रोक लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा पैसा शामिल है, और इस बड़े पैसे में भागीदारी जो है ऊपर से नीचे तक सबकी है। अच्छा। हर किसी के पास वो माल जाता है, सुविधा शुल्क। हाँ, तो यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है जो अनअप्रूव्ड है। लेकिन जैसे आपने सेक्टर्स की बात की या जो अप्रूव्ड कॉलोनीज की बात की, यहाँ पर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। वहाँ 50 गज का भी होगा या 5000 गज का भी होगा, वो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सस्ती और महंगी, क्योंकि आप अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जाएंगे तो आपको 20,000 30,000 रुपए गज में ज़मीन मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वहीं किसी सेक्टर में जाते हैं तो हर सेक्टर्स के हिसाब से वो वैरी करेगा। तो 60,000 रुपए से लेके वो 5 लाख रुपए तक का भी रेट है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो देखिए पॉकेट के हिसाब से देखना है। रही बात रेट्स बढ़ने की, जो 100 करोड़ के फ्लैट की आप बात कहा, 65 करोड़ के फ्लैट, अब वो 190 करोड़ पहुंच गया है। अच्छा। अभी जो हालिया एक 6 BHK का फ्लैट बिका है कमेलियाज में, DLF में, वो 190 करोड़ का बिका है। लेकिन क्या सारे के सारे फ्लैट्स वहाँ 190 करोड़ के हैं? तो इसमें कई चीजें भी इन्वॉल्व है। तो ये सरकार ने 190 करोड़ का नहीं बिकवाया है, या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गए थे कि भाई साहब 190 करोड़ का लें। आपके ऊपर भी होता है कि हाँ, मुझे इस सोसाइटी में रहना है, तो अब मैं इसकी कीमत कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हम तरीके से देखें, वहाँ का सर्कल रेट देखें या वहाँ के उसके रेट की बात करें, वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो फिर वहाँ कीमत मैटर नहीं कर रही है, मुझे तो वो चाहिए। फिर ये आप और मेरे ऊपर है कि हम उसको कितने में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ MRP का ठप्पा तो लगा नहीं है। Exactly. लेकिन इसमें खेल जरूर है जिसको कि सरकार को रोकना चाहिए। जो कलेक्टर रेट्स होते हैं, जो सरकार हर साल रिवाइज करती है उसको, कलेक्टर रेट वो होते हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं इलाके के हिसाब से, प्रॉपर्टी के दाम स्क्वायर यार्ड में। कि अगर हम यहाँ बैठे हैं सेक्टर 14 में, मैं एक अप्रोक्स वैसे आइडिया बता रहा हूँ कि सरकार ने सपोज किया कि यहाँ 45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप प्लॉट खरीद और बेच सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, यानी कि जो सरकार को रेवेन्यू आता है। लेकिन क्या असल में ये 45,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का ही रेट है? एग्जैक्टली। वो कैसे? क्योंकि इससे तो कहीं ज्यादा है। अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ लाख 1.5 लाख कम से कम होगा आराम से पर गज का। यहाँ पे सेक्टर 14 में जो रेट है वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में, 3 लाख के आसपास होगा। और मुझे लग रहा है कि जो कलेक्टर रेट होगा वो होगा करीब 60 65 70 हजार मान लीजिए। ठीक है, अंडर बिलो 1 लाख है। हाँ, लेकिन अब मार्केट रेट तो बहुत ज्यादा है। तो क्या सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि छुप के मार्केट में डील हो रही है? आप तमाम उन वेबसाइट्स पे जाइए जो प्रॉपर्टीज में डील करती हैं, वहां पर इनके रेट लिखे होते हैं। अगर आपको और मुझे भी बेचना है तो हम उन पे जाके डाल देते हैं कि मेरा ये प्लॉट है, इस रेट से मैं बेचना चाहता हूँ। तो सरकार को क्या करना चाहिए, मार्केट रेट के हिसाब से ही सर्कल रेट बना देना चाहिए। हाँ, सर्कल रेट। इससे फायदा क्या होगा? इससे काला सफेद बहुत होता है। हाँ, तो अब वही, तो जो ब्लैक मनी और वाइट मनी वाला जो खेल है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ब्लैक मनी का वो प्रॉपर्टी में ही डाला जाता है। अब उसे डालने वाले नेता भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं नहीं कह रहा सभी के सभी ऐसे हैं, लेकिन एक मैक्सिमम वो है। तो ब्लैक मनी अपने आप वाइट होगी, सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा। लेकिन अब फिर समस्या ये हो जाएगी कि आपको और मेरे को उसके ऊपर जो शुल्क देना होगा स्टैम्प ड्यूटी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसे सरकार कम कर दे, परसेंटेज कम कर दे उसमें। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है। मैंने सोचा सरकार तो कंटिन्यू कमा रही है। एक प्लॉट में मान लूं अगर 1 साल में 5 बार बिका तो 5 बार ड्यूटी। इसका भी तो कुछ निदान होना चाहिए कि किस तरीके से हम करें। और लेकिन मतलब जो बोलते हैं कि रजिस्ट्री ओपन क्यों नहीं करते, मुझे लगता है हरियाणा जब भी इलेक्शन अभी आता है तो ये रजिस्ट्री वाला बहुत मेन पॉइंट है। मैंने एक CA से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी मैं GPA पे लूँ क्या, ले लेना चाहिए या नहीं?
तो मुझे तो डर लग रहा है बिकॉज जीपीए नोएडा से बन के किस आता है। इलाके में बात कर रहे हैं आप? मैं धनकोट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था कि वो एरिया अप्रूव्ड नहीं है, तो इसलिए वहां पर रजिस्ट्रीज नहीं पर ओपन वो होगी। मेरी पॉकेट के हिसाब से सही है। नहीं, वो आपकी पॉकेट के हिसाब से सही है, लेकिन सरकार ये कहती है कि यहाँ आप रेजिडेंशियल प्लॉटिंग या रेजिडेंशियल सोसाइटी आप ला ही नहीं सकते क्योंकि अच्छा, अप्रूव नहीं है। approve नहीं। और इसीलिए फिर वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सालों सालों तक मिलती नहीं है। अगर आप जाएंगे 900 मीटर जो कि आयुष डिपो का है, शीतला कॉलोनी और उसके साथ वाला जो सारो है, हजारों परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ दिक्कतें परेशानियां हैं। अपने स्तर पर या किसी तरह से रिक्वेस्ट करके नेताजी से चुनाव आता है तो वहाँ थोड़ा सा कि भाई साहब वोट दे देंगे आपको, यहाँ थोड़े से डेवलपमेंट के काम आप करा दो, तब जाके हो रहे हैं। वो काम रिकॉर्ड पर नहीं है, अच्छा, ऑफिशियल नहीं हो रहे हैं वो डेवलपमेंट के काम। तो ओके, जो अनअप्रूव्ड है वहाँ रजिस्ट्री तो छोड़िए, आपको बिजली और पानी के कनेक्शन तक नहीं मिलेंगे। लेकिन खैर ठीक है, देश है, देश में सारे के सारे जुगाड़ होते तो हैं। वो सीए का इनपुट था कि अरे द्रोण जी, आधा गुड़गांव जीपीए पे चल रहा है, आप क्यों घबरा रहे हो। बट मेरा बहुत मेहनत का पैसा था तो मैंने नहीं लगाया। मेरा ये है कि मैं सरकार की ठीक है नीतियों के खिलाफ हूँ, साथ हूँ, अपनी आवाज़ बढ़ाऊंगा, बट मुझे जाना रूल से ही है। तो ये जो पॉइंट है हरियाणा सरकार में, ये रजिस्ट्री वाला, रजिस्ट्री ओपन करना चाहिए। आप फटाफट डिसाइड करो ना कि आप पता लगे एक्चुअली हो क्या रहा है। ज़मीनें धीरे धीरे सब बिल्डर खरीद ले रहे हैं। जब यहाँ से आगे फारूक नगर तक इतना तक खरीद चुके हैं, उसके बाद आपने रजिस्ट्री ओपन की, कुछ बचा ही नहीं खरीदने को, तो आदमी करेगा। तो ये मुद्दा बहुत मेन लगता है, जो मुझे लगता है सामने आना चाहिए। खैर ठीक है, आपने अभी अनअप्रूव्ड एरिया को नहीं रजिस्ट्री कर रहे, भविष्य में तो करेंगे, तो आज भविष्य में कर तो दीजिए। करेंगे, तो एटलीस्ट आप वो तो करो। देखिए पॉलिसीज तो बहुत है गवर्नमेंट की। अब जैसे अफोर्डेबल पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना के तहत भी वो दे रहे हैं, तो पॉलिसीज तो बहुत है जो गरीब आदमी को घर देने के, लेकिन इसमें भी बिल्डर बड़ी धांधली और गड़बड़ी कर रहे हैं। दीनदयाल वाला भी सस्ता नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर भी बड़ी गड़बड़े हैं, टाइम पे पोजीशन नहीं मिल रही हैं। अफोर्डेबल का आप देखिए, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत है, उसमें भी इतनी धांधली है कि कई बिल्डर्स के कई प्रोजेक्ट जो हैं अभी तक अधर में लटके हुए हैं और उन्हें 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए और आगे कितने साल लगेंगे कुछ नहीं पता है। बिल्डर के जेल में जाने की नौबत आ चुकी है या ऑलरेडी जेल के भीतर बैठा हुआ, और वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ये उम्मीद लगा ली थी कि 25-30 लाख में हमें 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा, अपने परिवार के साथ रह लेंगे। अब वो बैंक की किस्तें भी दे रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी बिल्डर साइड से भी, और इसका समाधान तो खुद बिल्डर लॉबी को बैठकर करना चाहिए कि अपने बीच में से उन तमाम ऐसे बिल्डरों को उठा के बाहर करें, या जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो कहें कि भाई अब हो गया बहुत, अब मैं ठीक से चीज़ें करूंगा, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो जो ट्रस्ट है उसमें उतना ट्रस्ट नहीं है। सर ये बताइए, ये एक चैनल पे एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, तो आपकी अदालत पे रजत शर्मा जी बहुत तीखे तीखे क्वेश्चन भी पूछते हैं, आरोप लगाते हैं, बट वो फटाफट लोग आंसर करते हैं अच्छे। तो क्या ये स्क्रिप्टेड रहता है? ये तो खैर रजत जी से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन खैर मैं इस पर्टिकुलर शो की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो स्क्रिप्टेड भी होते हैं कि पहले से कुछ सवाल जो है वो दे दिए जाते हैं, और कुछ सवाल जो है आपको मौके पर ही पूछे जाते हैं। अच्छा, लेकिन खैर आपकी अदालत का क्या फॉर्मेट है वो खैर रजत जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा अपडेट कर दिया, स्क्रिप्टेड किया जाता है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर दो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो यहाँ करनी नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपस में ज़रूर शेयर करते होंगे, लेकिन वो पूरी तरह से करते हैं या नहीं, खैर ये थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, एक मीडिया लाइन में ही एक शख्सियत हैं अर्णब गोस्वामी। जब वो न्यूज़ चैनल उन्होंने अपना डाला अपने बिजनेस में, सेम आपने भी अपना डाला है, तो उनका बड़ा अरेस्ट हुआ, बहुत सारे इश्यूज चले, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत दावे किए, वो आए, अभी भी चला रहे। तो अर्णब गोस्वामी क्यों अरेस्ट हुए आज तक ये समझ में नहीं आया कि कई पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से अरेस्ट हुए या कुछ गलती था अर्णब गोस्वामी का, वो अरेस्ट रीज़न क्या था? देखिए वो जो मामला था वो टीआरपी से जुड़ा हुआ था कि टीआरपी में कुछ मैनिपुलेशन की गई है। अच्छा, और उसी मामले के बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। अब वो मैनिपुलेशन कितनी हुई थी, नहीं हुई थी, वो कई चीज़ें खुलकर सामने भी आई। कुछ इस तरह के आंकड़े भी निकल कर आए कि रैंडम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अपने कुछ प्रोग्राम को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए या उनके नंबर बढ़ाने के लिए वो कुछ डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं। तो उसके बाद वो उस सिस्टम को फिर बदला गया, लेकिन वो कितना बदला कितना नहीं बदला वो एक अलग चीज़ें हैं। तो उस दौरान ये था कि जो अर्णब गोस्वामी जी का जो चैनल
टीआरपी में नंबर 1 पर जो रैंक किया था, तो उन पर यही आरोप थे कि उन्होंने उसको मैनेज किया है। अच्छा। और उसमें बड़ा पैसा इधर उधर वो किया गया था। रही बात पॉलिटिकल प्रेशर की, तो जाहिर सी बात है किसी की दुखती नब्ज को आप दबाएंगे तो फिर उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना। तो ये किसी में कौन है किसका? अब वो तो देखिए कि उस दौरान किसकी गवर्नमेंट वहां पर थी महाराष्ट्र में जी। तो इस वजह से टीआरपी पे क्या कुछ ऐसे आरोप लगे जिस वजह से अर्णब गोस्वामी का फिर वो छोड़ दिए गए और फिर अपना चैनल चला रहे हैं जी, है ना। दूसरा ये पॉइंट आता है कि इतने सारे रिपोर्टर हैं, जितने सारे चैनल हैं, तो अगर हम कुछ रवीश जी हैं, तो रवीश जी क्या बेस्ट रिपोर्टर हैं, या उनके अलावा कोई जो हैं, जो भी रिपोर्टर में सुधीर चौधरी हैं, रवीश जी हैं, रजत शर्मा जी हैं, तो इस पे स्पेसिफिकली रवीश जी पे आप क्या कहते हो? कोई भी बेस्ट नहीं होता। अच्छा। हर आदमी के 2 पहलू हैं। हाँ। 2 तरह की नज़रिए हर आदमी लेकर चलता है, और सामने जो बैठे हैं उनका नज़रिया भी उसको लेकर ऐसा है। जिसके लिए आप अच्छी बातें कहेंगे, वो जाहिर सी बात है वो आपको अपना आइडियल मान लेगा। अच्छा। वो उसके लिए आप बहुत अच्छे हैं। हाँ। जिसके आप खिलाफ बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो फिर आपको गालियाँ देगा। तो यहाँ अच्छा और बुरा तो आप उसी के अनुसार है कि वो किस टेस्ट की आप डिश जो है वो सामने वाले को परोस रहे हैं, वो उसके हिसाब से उस पर रिएक्ट करेगा। आपने अगर अच्छा खाना दिया है तो उसको अच्छा कहेगा, खराब है उसके पसंद का नहीं है तो वो बुरा बोलेगा। तो आपके पसंद के हिसाब से जो रिपोर्टर मेन टॉप जो रिपोर्टर्स चल देखिए, रहे हैं, रवीश जी की अभी की जो पत्रकारिता है, खैर वो बहुत बड़े बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे जैसे उनसे कम अनुभवी एक जर्नलिस्ट को उनके ऊपर कमेंट करते हुए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो रही है, मैं भी जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं रवीश जी को हमेशा से पसंद करता रहा हूँ, आइडियल भी हमने माना है। लेकिन आज जो वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अच्छा। आप अगर उनकी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो यूट्यूब डिजिटल पर आ गए हैं, तो उसमें पूरी तरह से एक तरफ का एजेंडा लेकर वो बैठते हैं। उन्हें सारी खामी गवर्नमेंट में, मोदी में ही दिखाई देती है। Exactly. मेरा मानना है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है, अगर उनके साथ पास्ट में कुछ पर्सनल कोई अटैक हुआ हो उनके ऊपर, बीजेपी ने किया हो, मोदी ने किया हो, इस सरकार ने किया हो, वो फिर एक पर्सनल एजेंडा है। लेकिन उस पर्सनल एजेंडे को आप प्रोफेशन के साथ मिक्स करके, वो भी जर्नलिज्म में अगर फिर परोसेंगे, तो आप समझिए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं जिनको के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। सही बात है। काम तो आप भी वैसा ही कर रहे हैं ना, बस आपने साइड बदल ली है। दूसरा, जब भी चैनल में देखता हूँ तो सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पे आते थे पहले, है ना, तो मुझे लगता था ये तो इनके मालिक ही हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं और सही चल रहा है उसके, कि ये तो अगर वैसे भी ये तो ये कभी चेंज नहीं किया। फिर हमने देखा सुधीर जी बीच में गायब हो गए, अचानक ब्लैक एंड वाइट पे दिखने लगे दूसरे चैनल पे। तो ये क्या मुद्दा था? सुधीर जी ने या तो कुछ इंटरनल उनके क्लैशेस हुए या कुछ हुआ, या क्या रीज़न है इतना पर्टिकुलर? मैं उनको सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये जो चेंज हुआ पूरा चैनल से दूसरे चैनल पे अचानक, और ये तो ये क्या था? नौकरी है, नौकरी में जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हर आदमी निकल लेता है। हाँ। आप और हम भी ऐसे ही करते हैं। तो शायद सुधीर जी ने भी ऐसे ही किया कि उन्हें जी से शायद आज तक में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और इसलिए वो वहाँ मूव एज ए रिपोर्टर उनको आप क्या, जैसे आपने रवीश जी पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा है, तो सुधीर जी क्या आपके विचार में एक इमेज आपने पोर्ट्रे की है या समझी है अपने करियर में? देखिए, मैं तो उस साइड की बात कर रहा हूँ। आप इस साइड बैठे हैं या इस साइड बैठे हैं, काम तो अपने अपने एजेंडे का ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो बीच में पब्लिक है, उसको आप अपने एजेंडे के तहत वो वाला कंटेंट परोस रहे हैं या उसके दिमाग में ठूंस रहे हैं जो कि आपके पीछे बैठे लोग डालना चाहते हैं, और वो दोनों साइड के लोग कर रहे हैं। मास जर्नलिज्म कितने लोग कर रहे हैं, आम आदमी की बात कितने लोग कर रहे हैं? अगर जो कर भी रहे हैं तो उसमें उसके पीछे भी एक एजेंडा लेकर चलते हैं। दिल्ली में बैठे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जो मीटिंग होती है वहाँ खबरें नहीं डिस्कस की जाती, वहाँ एजेंडा डिस्कस किया जाता है। अच्छा। और एक और बड़ी बात है, कैसे खबरों को एजेंडे के हिसाब से लेके चलना है। अच्छा। पहले एक था कि एजेंडे के साथ साथ ऐसी खबरें भी परोसी जाती थी, खैर अब भी होती है, कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को अपनी तरफ लेकर आए। अब डिजिटल पे देख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि साफ सुथरा अच्छा कंटेंट नहीं चलता है, चलता है, लेकिन कंट्रोवर्सी ज्यादा चलती है, उसको ज्यादा देखते हैं लोग। अच्छा। अब
एक किसी गरीब के मुद्दे की बात कहीं करने लगेंगे तो वो हर वीडियो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें कहीं कंट्रोवर्सी डाल देंगे, उसके चलने के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह टीवी चैनल में भी है, आप किसी भी खबर को तभी देखेंगे जब उसमें चटकारा होगा। हर रोज खिचड़ी मैं आपको खिलाऊंगा, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि भाई साहब अब हो गया, अब कुछ अलग आने दो। तो मतलब न्यूज़ चैनल बढ़िया बढ़िया कुजीन सप्लाई कर रहे हैं, मैनिपुलेशन नहीं, देखिए पूरी तरह से मैनिपुलेशन की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि टीवी पे चलने वाली सारी की सारी खबरें ही टीवी और न्यूज़ चैनल वही कि सारी खबरें ही उनमें कुछ गड़बड़ की हुई होती है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, उसको सब समझ में आता है। लेकिन जब एजेंडे के तहत आप कोई चीज़ें करते हैं तो फिर एक बड़ा तबका है उस फ्लो में बह जाता है, क्योंकि आप जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो सारी वही खबरें देखना पसंद करेगा जो बीजेपी से जुड़ी हुई अच्छी खबरें हैं। अब चूंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, तो ये इस तरह के लोग तमाम इस तरह की खबरों को ज़्यादा पसंद करेंगे। अब दूसरी साइड चले जाते हैं, कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो पसंद करते हैं वो उनकी अच्छाई और उनके बारे में जो अच्छी बात है वो सुनना पसंद करेंगे। चैनल मैनिपुलेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि कोविड आया, किसी ने बोला जी इतने लोग मर गए हैं या इतना हो गया है, कहीं से एक न्यूज़ आ रही है कि भाई कोविड ने जिसमें सेकेंड डोज लगवाई है उनके ज़्यादा रिस्क हो रहे हैं। हर चैनल हर अपने प्रोग्राम में कुछ थोड़ा अलग डेटा है, कोई कह रहा बहुत ज़्यादा है, कोई, तो ये डाटा मैनिपुलेशन ही होगा, कहीं ना कोई सही होगा, कोई ना कोई गलत होगा। तो ये क्या डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है? ये पॉजिटिव अप्रोच हो कि भाई डाटा ज़्यादा मत बताओ, लोग घबरा जाएंगे, हफरा तफरी हो जाएगी। लेकिन डाटा मैनिपुलेशन कैसे कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मूला रहता है और मैनिपुलेशन करते हैं? किसी के ऊपर भी द्रोण साहब ये सवाल उठा देना कि आप चोर हैं, ये ठीक नहीं है तब तक जब तक कि आप साबित करने की स्थिति में ना हो। रही बात ये कि कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर जो डेटा दिखाता है वो जो सरकार के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जा रहा है वो डेटा दिखाता है, लेकिन क्या सरकार सही डेटा दिखा दे रही है, ये भी एक सवाल है। और जो सवाल जिन लोगों ने उठाया उस सवाल पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो वाजिब सवाल है। लेकिन फिर उसके लिए आपको ऑथेंटिक डेटा लेकर आना पड़ेगा। तो क्या वो ऑथेंटिक डेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का डेटा झूठा है, असल डेटा दूसरा है, वो आया क्या किसी के सामने? अगर आता है तो फिर जाहिर सी बात है वो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे पब्लिक को डाटा ऐसा कोई एक्सेस नहीं होता, जैसे एक चैनल बोल रहा है भाई 1000 लोगों की डेथ हुई है, दूसरा चैनल 10,000 लोगों की, इतना मतलब चेंजेस रहते हैं। देखिए इतना बड़ा बदलाव नहीं होगा। अच्छा, आप समझिए कि 10,000 लोगों की मौत होना और 1000 लोगों की मौत होना बड़ा फर्क है। अच्छा, जहां 1000 की बात आ रही है वहां 1500 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे इतने बड़े स्केल पे छुपा ले आज के दौर में, पहले के दौर में चीजें हो जाती थी। आजकल हर चीज ओपन है। आज हर आदमी के जेब में जर्नलिस्ट के डिवाइस हैं, मोबाइल आपके पास है, हर आदमी जर्नलिस्ट है। हर आदमी आज की दौर में खोजी पत्रकारिता कर देता है। तो मैनिपुलेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग पे मैनिपुलेशन या थोड़ा बहुत डेटा, बिकॉज सरकार डाटा देगी तो एक ही देगी। देखिए जो सरकार ने डेटा दिया तो उसके अलावा मेरे पास दिखाने के अलावा है क्या? या तो फिर मैं जाके उसको प्रूव करूं। अब मैं आपको बताता हूं, कोविड के दौरान मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया जब मैं अपने पिछले चैनल में था, कि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े लंबे चौड़े बिल जो है वो बना रहे थे, जो कोविड पेशेंट जा रहे थे, उसमें गरीब भी थे, हर तरह के था। आप समझिए कि जो बिल 50,000 का होना चाहिए वो 5 लाख रुपए का बन रहा था। मैंने जाकर वहीं उनके आईसीयू में जहां भर्ती थे वो सारी तस्वीर, वो सारी पिक्चरें, वो सारे फैक्ट्स रखे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने कैपिंग लगाई उसके ऊपर कि इससे ज्यादा आप नहीं चार्ज करेंगे। तो अगर आपके पास प्रूव करने के लिए कोई चीज है तो आप फिर उसके साक्ष्य के साथ आइए, एविडेंस के साथ आइए। अब मैं सिर्फ किसी के ऊपर ये कह दूं कि नहीं जी ये सारा का सारा सिस्टम करप्ट है, ठीक है हमने कह दिया करप्ट है, प्रूव कैसे करेंगे? या तो मैं किसी को लेते देते दिखाऊं। चीजें तो हमें पता है बहुत सारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कितना ले रहा होगा, कौन कितना नहीं ले रहा होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था, चोर तब तक चोर साबित नहीं होगा जब तक उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। अब जैसे अभी ये डिस्कशन में आया हमारा कि डिजिटल चैनल्स हैं और ये सारे, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि लल्लन टॉप ये एंटरटेनमेंट चैनल है या डिजिटल न्यूज़ चैनल है? क्योंकि वो किसी भी सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हैं, कभी हेल्थ वाले को ले आ रहे हैं, कभी कॉमेडी वाले को लेके आ रहे हैं, और कुछ भी डिस्कशन हो रहा है अलग अलग डिफरेंट। तो ये लल्लन टॉप है क्या? एंटरटेनमेंट चैनल है या डिजिटल न्यूज़ चैनल है, क्या है? वैसे तो कहें तो डिजिटल न्यूज़ चैनल है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि वो इन्फोटेनमेंट है। इन्फॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है।
और ये टीवी चैनल्स जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके साथ भी रहा है। आप अगर देखेंगे उनके भी डिफरेंट शोज जो हैं खासतौर से वीकेंड्स पे चलते हैं, ठीक है, उसमें महफिलें भी सजती है, शायर भी बुलाए जाते हैं, डॉक्टरों को भी न्योता दिया जाता है। तो ये तो एक पैटर्न है कि सिर्फ पूरा दिन आप खबरें कितनी खबरें दिखाएंगे, तो कुछ व्यूअर्स को नया भी देना है, तो इंफोटेनमेंट कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तो होगा। लल्लन टॉप ओवरऑल एक न्यूज़ चैनल नहीं है, प्रॉपर एक एंटरटेनमेंट है। नहीं, पूरी तरह से आप एंटरटेनमेंट नहीं कह सकते। देखिए, आपको वहाँ खबरें भी मिलेंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, और मेरा ये मानना है कि देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल लल्लन टॉप है। इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। देश का नंबर 1 डिजिटल चैनल है, मे बी इंटरटेनमेंट, मे बी न्यूज़। वो अपने अपने हिसाब से जो जिसको कंटेंट वहाँ जाके देखना है वो अपना देखे। तो जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारा कंटेंट देखेगा तो उसके लिए तो एंटरटेनमेंट है। जिसको खबरें और इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से, वो तो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। जो लल्लन टॉप चैनल है वो बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, तो इतना सारे ग्रोथ का क्या उसका रीज़न है? कोई प्लान किया गया है उसके लिए कुछ, या किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है? देखिए, बहुत डिटेल जर्नी तो मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन जहाँ तक लल्लन टॉप की बात करें, जो शुरुआत हुई थी, कोई ऐसा नहीं था आज जितना बड़ा लल्लन टॉप दिखता है इस तरह से नहीं हुई थी। बहुत छोटी सी जगह से कुछ लिमिटेड सी ही टीम ने इसकी शुरुआत की थी, जैसे हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये उस टाइम पर आए थे जब डिजिटल बहुत ज़्यादा नहीं था। एक शुरुआत का टाइमिंग अच्छी रही। दूसरा, उन्होंने जो पकड़ा, जो भोजपुरी का टच वो खबरों के अंदर लेकर आए और नए तरीके से उन्होंने खबरें प्रेजेंट की, तो ये लोगों को बड़ा पसंद आया। अच्छा। तो अगर उनके आप कॉपी भी देखेंगे, जो खबरें आप पढ़ेंगे उनकी, वो थोड़ा सा उसमें अलग भाषा का, अलग तरह का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोगों को पसंद आया। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आज तक जैसा नेटवर्क हाथ रख दे, मतलब टीवी टुडे ग्रुप जो है वो अगर हाथ रख दे किसी के ऊपर, तो उसका तो आसमान को छूना बनता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने भी न्यूज़ चैनल खोला है, तो आपको भी ये एंगल एंटरटेनमेंट वाला या सारे चैनल को लाना चाहिए जिससे कि हम तेज़ी से राइज करें? देखिए, एक न्यूज़ चैनल कंप्लीट पैकेज के साथ चलता है। अब जो इंडिविजुअल्स जो कर रहे हैं वो सीधे एक एजेंडा है कि वो पॉलिटिकल ही करना है, और उस पॉलिटिकल में किस पार्टी को फेवर करना है और किसको डेंट करना है, उस सोच के साथ चल रहे हैं। तो हम उन्हें न्यूज़ चैनल नहीं कह सकते। न्यूज़ चैनल के पास इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन तो एंटरटेनमेंट से जुड़ी भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हेल्थ से जुड़ी हुई भी हो सकती है। खबरों का मतलब यही है ना कि हम एक जानकारी को पहुंचा रहे हैं। खबरों का मतलब क्या है? कि कहीं भी कुछ घट रहा है, उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं। तो उसमें तो सब कुछ आएगा। फिर उसमें इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ से जुड़ी भी होगी, एनवायरनमेंट से जुड़ी भी होगी, कोई अच्छे प्लेस है तो उससे भी जुड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ दे तो फिर न्यूज़ हो जाती है ना। कि वो चारों कोनों को, चारों दिशाओं को, तो हाँ, वही मैं वो सारी की सारी दिशाओं को जब वो जोड़ रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ कि क्राइम हो गया है, कोई बड़ा हादसा हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, यही खबरें नहीं है ना। खबरें तो हर तरह की है। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी पॉल्यूशन चल रहा है, तो मुझे खबरें ऐसी चाहिए जो हेल्थ से जुड़ी हुई हों, तो मैं वो खबरें दिखा रहा हूँ, ट्रेंडिंग। तो हाँ, तो वो एक मिक्स है, सारी इस बुके में सारी चीज़ें हैं, तो तभी वो जाके न्यूज़ चैनल का एक शेप लेता है। अब सबसे पहले जब हम न्यूज़ सुनते थे तो डीडी न्यूज़ हुआ करता था। तो डीडी न्यूज़ जनरली गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो पब्लिक तक लेके आता था, उनको अवेयरनेस करता था कि भाई ये रूल आए, ये सारे आए। एक ऑथेंटिक डेटा आने का एक सोर्स था, एक चैनल था। अभी इतने सारे चैनल हो गए, सब अपना अपना मुद्दा चला रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी पार्टी को लेके, कोई किसी इशू को लेके, काला सफ़ेद सब कुछ कर रहे हैं। तो उस सारे प्रेशर में जो ऑथेंटिक डाटा देता था डीडी न्यूज़, वो तो लगभग ख़त्म पे आ गया है, या कोई देख ही नहीं रहा है उतने भी। तो क्या ऑथेंटिक डेटा और सही डाटा देने वाले न्यूज़ चैनल का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स दे रहे हैं आपको ऑथेंटिक डेटा है। तो आपने देखना है कि आपको किस तरह के न्यूज़ चैनल्स देखने, किस तरह की खबरें देखनी है। चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर आपको पागलपन का ही कंटेंट देखना है तो आप वो जाके देखिए, डिजिटल पे दुनिया भर का मिलेगा आपको। ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए लोग मिलेंगे और उनको हमने आइडियल बना लिया अपना। तो ओवरऑल ऑथेंटिक डाटा से जो दिखा रहा है वो बिजनेस तो नहीं कर पा रहा है न्यूज़ चैनल।
नहीं, बात देखिए, वो बिजनेस का मॉडल तो डिफरेंट ही है। हाँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, बड़े जो टॉप चैनल है, जी न्यूज़ है, एबीपी है, आज तक है, ये सारे चैनल अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ओके। तभी इतनी बड़ी सैलरीज भी दे रहे हैं। लेकिन फिर मेरी एक बार रिक्वेस्ट है इन सभी से कि जो ग्राउंड पर इनके रिपोर्टर्स है उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको भी कुछ पहुंचा दे। सारा का सारा अपनी पॉकेट में ही रखने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। वो बेचारे भी सुबह शाम मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत का उन तक भी फल पहुंचना चाहिए। जैसे एक खबर है, बहुत पहले की है, सुशांत राजपूत की, कि सुशांत राजपूत ने एक चैनल दिखा रहा है कि भाई ये सुसाइड है, एक चैनल दिखा रहा है नहीं ये मर्डर है, ये कुछ दोस्त ने किया है। तो इतने जो वेरिएशन रहते हैं, तो ये वेरिएशन इंडिविजुअल रिपोर्टिंग के मिस आउट से होते हैं कि भाई रिपोर्टर उतनी तह तक नहीं पहुंच पाया और उसने बिना तह तक पहुंचे लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू परोस दिया। हाँ, ये थोड़ा सा एक बदलाव जरूर देखा गया कि जो सबसे आगे भागने की जो दौड़ है, हाँ। उस चक्कर में हम कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो परोस देते हैं। तो ये सिर्फ भागम भाग की कहानी है। अच्छा। अब इसमें होता क्या है कि जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आती है उतना कोई इंतजार नहीं कर रहा है। अच्छा। उससे पहले ही जो है कभी अपने अपने हिसाब से जो है किस्से कहानियां भी कुछ डाल देते हैं। तो वो भी एक उसमें फैक्टर था। लेकिन उसके बाद जिसके पास भी जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई उसने वो चलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब चूंकि केस उसमें दर्ज हुआ कि भाई ये सुसाइड नहीं है, थोड़ा सस्पिशियस सा मामला है, तो वो सारी चीज़ें भी चलनी शुरू हुई। सेम एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा। सोनाली फोगाट की डेथ हुई गोवा में। तो गोवा गवर्नमेंट ने जो कहा कि उनकी मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। आज तक ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि वो मर्डर था या हार्ट अटैक था। अब ये जब मामला इन्वेस्टिगेशन पे गया, मैं खुद गया था, मैं पहला आदमी था कि नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वहाँ सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ कुछ ना कुछ ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मिला। हमने उसको कवर किया, उसमें बहुत सारी और चीज़ें निकल कर आई। अब जो लोग साथ में थे उन्होंने किया था नहीं किया था मर्डर, वो खैर इन्वेस्टिगेशन हो गई, कोर्ट में चल रहा है, अभी वो लोग बेल पर है। लेकिन एक के बाद एक उनके कुछ एविडेंस, उनके कुछ ऑडियो कुछ ऐसे आए जिसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। तो मैं वही दिखाऊंगा ना जो मुझे दिख रहा है। हाँ। मैं अपनी तरफ से उसमें कोई एलिमेंट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है वही हम बताएंगे। क्योंकि शुरुआत में सीधे सीधे कह दिए कि कुछ नहीं था, वो रिजॉर्ट पर थी, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। तो कई बार क्या, और ये गोवा गवर्नमेंट सीएम की तरफ से बयान आया था। अब उनके बयान को कौन चैलेंज करेगा? लेकिन हमने किया। हमने किया। तो ओवरऑल ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में फटाफट मेरे चैनल पे पहला न्यूज़, मेरे चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़, उस चक्कर में इनिशियली हो जाती है। मैंने मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जाती है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा होता है। 100 में से कोई एक आध कभी हुआ तो रेयर है। लेकिन तो अभी हम जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम इंडस्ट्री रेडीनेस बनाते हैं हर फील्ड के, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो मास मीडिया के हों, चाहे वो फार्मा लाइन के हों, सबको हम कॉलेज से लेके देन पास आउट होते हैं, उनको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं और डायरेक्ट इंडस्ट्री में कैपेबल मैन पावर देते हैं, जिससे कंपनीज़ को कैपेबल मैन पावर मिलते हैं और हम जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्लेसमेंट मिलते हैं। तो आप क्या राय देना चाहेंगे, या हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हैं मास मीडिया के, उनको क्या स्किल सेट सिखाएं, क्या चीज़ ऐसी सिखाएं जिससे कि वो इंडस्ट्री में आराम से उनका प्लेसमेंट मिल जाए और अच्छा ग्रो करे? देखिए, ज़रूरी नहीं है जो मास मीडिया के स्टूडेंट हो इस सोच के साथ इसमें आए कि उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट करते ही किसी बड़े चैनल में बहुत बड़े पद पर और बड़ी सैलरी के साथ नौकरी मिल जाएगी। इस सोच के साथ बिल्कुल ना करें। और ये सिर्फ मीडिया में ही नहीं है, बाकी इंडस्ट्री में भी है। तो यहाँ सिर्फ, क्योंकि मीडिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया में लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े चैनल जहाँ आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी कम है। और फिर वहाँ पर जो सर्कल में घूमती रहती है नौकरी, मैंने यहाँ छोड़ी दूसरे में चला गया, तो मतलब स्पेस नहीं आ रहा है अभी किसी नए आदमी के लिए। तो लेकिन अब डिजिटल ने सारी चीज़ें बदल दी है, तो अब आपके पास बहुत सारा स्कोप है। तो अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए और उसके साथ आप अपना खुद का जो है यूट्यूब पे कुछ आप
शुरू कर सकते हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। अब डिमांड्स जो बढ़ी है, एंकर्स की डिमांड जो सिर्फ हमें स्टूडियोज़ में दिखते थे, अब लोग प्राइवेट पॉडकास्ट के लिए भी एंकर्स को हायर करने लगे हैं, तो वहाँ से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे जाके आप व्लॉग्स बना सकते हैं, रिपोर्टिंग आप इंडिविजुअल रिपोर्टिंग्स कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रोडक्शन का काम भी जो है वो आप कर सकते हैं, फ्रीलांस में आप कर सकते हैं। कैमरा साइड से भी फ्रीलांस में बहुत सारा काम जो आने लगा है। तो अब मीडिया, जो मास मीडिया से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, लेकिन अभी भी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनको सिखाया जा रहा है, वो असल में ग्राउंड पर जब वो पहुंचते हैं तो उनके लिए वो जीरो वाली स्थिति। अगर मैं अपने लिए अगर कोई स्टाफ हायर करने के लिए जाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे वो उस स्किल का कोई भी बंदा नहीं मिलता है। कॉलेज से जो पास आउट हो रहे हैं वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, वो जीरो पे है। अच्छा, जीरो पे हैं, अधिकांश उसमें जीरो पर है। कोई एक आध बच्चा जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो उनको नहीं पता। मैं अगर ये कहूँ कि वो मेरे पास आ रहा है और वो मुझसे कहे कि आप मुझे सैलरी दीजिए, मैं नौकरी करूंगा, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि भाई साहब मैं तुम्हें सिखाने के पैसे क्यों दूंगा। सही है, क्योंकि उसको अभी ट्रेन करना होगा। तो मेरी इंस्टीट्यूट से भी ये है कि एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल पे उन्हें ज़्यादा फोकस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हो नहीं पाता है। बिकॉज तो उनको एक अपने कॉलेज एजुकेशन के साथ एक IQ लेवल डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद उनको इंडस्ट्री रेडीनेस का कुछ तो कोर्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि 1 साल का पीरियड पूरी तरह से टाइम देना चाहिए बच्चों को वहीं पर ही, कि अब आप उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाए, कि आप फील्ड में जाइए, थोड़ा सा अच्छे इंटरव्यूज कीजिए। वैसे सेटअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो उतना उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कॉलेज के जो इंटर्नशिप जो प्रोजेक्ट उतने नहीं काम करते। मुझे लगता है कुछ एडिशनल उनको टारगेटेड इंडस्ट्री रेडीनेस स्किल सेट सीखने चाहिए, अब जिससे कि वो इम्प्लीमेंट हो पाए। अब कहने को तो इंटर्नशिप होती है 45 डेज की, लेकिन वो बच्चे इस इंटर्नशिप को सीरियसली लेते नहीं है। इंटर्नशिप को मैंने नाम दिया है कि वो स्विमिंग सीखते हैं स्विमिंग पूल के बाहर। भैया एग्जैक्टली मैंने भी इंटर्नशिप किया था टेलीफोन एक्सचेंज में। तो मैं जैसे ही गया तो उन्होंने बोला, देखो सुनो, वो सोफ़ा पड़ा है, उधर बैठ जाओ, कोई चीज़ को हाथ मत लगाना, बहुत महंगा है, बिगड़ जाएगा, सर्टिफिकेट 30वें दिन ले जाना हमारे पास से। तो इंटर्नशिप में उतना नहीं सीख पाते। एग्जैक्टली यही होता है। कुछ उनको एडिशनल कोर्स करने चाहिए। और जैसे आपके भी विचार हैं कि एक एजुकेशन से पास आउट बंदा सीधा इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, और बाई चांस नौकरी मिल भी गई कैंपस के थ्रू तो आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं यहाँ एक सजेशन दूंगा, अगर इंटर्नशिप करनी है बच्चों के दिमाग में ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए ना एक बड़ा अजीब सा वो है कि नहीं बड़े चैनल में करेंगे। लेकिन बड़े चैनल में एग्जैक्टली यही होता है कि आपको बैठा दिया जाता है एक कोने पे, वहाँ किसी के पास समय नहीं है कि आपको 2 मिनट आके सिखाए बताए। वो वहाँ एक तरह से पड़ा हुआ है, कुछ नहीं सीख रहा है, बस कि मैं बड़े चैनल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपने रिज्यूमे में लिखने के लिए। उसे अगर करनी है इंटर्नशिप, छोटे सेटअप्स के साथ जाए, जैसे हम ऑफर करते हैं, छोटे सेटअप के साथ जाएगा तो यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं अपनी चेयर पर खाली 2 आदमी को बैठाऊंगा भी नहीं, मैं उससे कुछ ना कुछ काम लूंगा। तो वो जब मैं उससे काम ले रहा हूँ तो वो उसमें सीख रहा है। 4 चीजें हम उससे कराएंगे तो 4 चीजों को सीखेगा। तो अभी जो चाहिए 360 डिग्री चाहिए। मुझे कैमरा भी आना चाहिए, मुझे लाइट की सेटिंग भी आनी चाहिए, मैं अगर एंकरिंग कर सकता हूँ वो भी आनी चाहिए, रिपोर्टिंग आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग की भी समझ होनी चाहिए। तो 360 डिग्री का एक पूरा पैकेज अगर कोई बन सकता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एक्चुअली इसी सारी चीज़ों को मायने रखते हुए हमने ना हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। तो जब मास मीडिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हम भी आपको और भी रिपोर्टर को अलग अलग इंडस्ट्री से और उतने सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, इसी पे हमारा पूरा शार्पनर का और डॉक्टर ड्रोन्स गुरुकुल का बेस है कि एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच के गैप को ख़त्म करें। बहुत सारे ऐसे स्किल सेट हैं जो किताब में नहीं लिखे होते हैं, जॉब में चाहिए होते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उसको सिखाते हैं। तो आप आए डॉक्टर ड्रोन्स गुरुकुल पॉडकास्ट पे, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे, न्यूज़ चैनल के बारे में भी बताया, कुछ काले सफ़ेद हमें समझ में आए कि भाई न्यूज़ चैनल चलाना है तो पैसा तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ काला सफ़ेद चलता है। कौन कितना करता है वो बात अलग है, ठीक है। और हर एक रिपोर्टर को अपना फ्रस्ट्रेशन माइंड में नहीं लाना चाहिए जब वो सामने खबर दे रहा है। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा थोड़ा बहुत होता है कहीं ना कहीं, और पहले आने की उसमें होड़ में डाटा गलत जाता है, जो कि उसको हमें कम करना चाहिए। तो आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट करें और हमारे स्टूडेंट्स के लिए रियल एक्सपर्ट लेके आएँ
और भी अलग अलग इंडस्ट्री के, सो दैट वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें और इंडस्ट्री में जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और मौका दिया हमें हमारी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया।